आज ऐसे कलाकार का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उनका फिल्मों का सदियों से नाता है। जैसे डैडी ताहिर हुसैन खान साहब, चाचा नासिर हुसैन खान साहब, एक्टर आमिर खान साहब और उनके छोटे भाई फैसल खान साहब का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। अंदर कर दूंगा तेरे को। किस जुर्म में? हथियार है? और नहीं है? लाश है? नहीं है? खूनी है? नहीं है? तो फिर आप किस जुर्म में हमें अंदर कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ओए बट्टा शाना पड़ता है ये। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसका तो नाम ही शंकर शाने है। और मेरा नाम भी पक्कड़ सिंह है। जितने ये केस मेरे हाथ में आया ना तो पकड़ के अंदर कर दूंगा। पक्कड़ सिंह कहते हैं थी ना थी था। जिस वक्त का इंतज़ार था, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। फैसल खान साहब का बेसब्री से हम इंटरव्यू लेने का इंतज़ार कर रहे थे। फैसल जी बताइए कि आपका फिल्म का अनुभव कैसा रहा, ये बताएं हमारे दर्शकों को। जी शुक्रिया सलाम भाई। फ़िल्म का अनुभव जो मेरा रहा है वो बचपन से रहा है। एक तो फिल्म फैमिली में ही पैदा हुए हैं तो बचपन से ही देखा गया। अच्छा मेरी एक फ़िल्म बनाई थी चचा जान ने, प्यार का मौसम। तो उसमें भी मैंने एक शशि कपूर के बचपने का रोल निभाया है उसमें। तो 1.5 बरस का था और शूटिंग शुरू हुई थी तो एक्चुअली वो लोग ले गए थे आमिर को शूट पर, क्योंकि चचा जान ने बोला था चलो आमिर है तो वो कर लेगा। तो आमिर गए तो गर्मी और शूटिंग और वो पूरा माहौल देख के बच्चे घबरा जाते हैं। शूटिंग का शॉट से पहले वो लोग बोलते हैं साइलेंस और क्लैप मारते हैं, ये सब पूरा। तो आमिर थोड़ा डर गया था उस वक्त, आमिर डर गए थे उस वक्त। तो फिर वो दूसरे रो रहे थे, शॉट ही नहीं दे पा रहे थे। तो चचाजान ने बोला अरे वो दूसरा बच्चा है उसको पकड़ के लेके आओ। तो गाड़ी आई पनवेल से मुंबई उस वक्त और फिर मुझे लेके गए और मैंने शॉट दे दिया। तो फिर मैं उसमें ले लिया गया एज शशि कपूर का बचपना का जो रोल है उसमें मैंने ही किया है। ही मैंने इसे सड़क पर देखा तो मेरा दिल बोल उठा, ये किसी का नहीं, भगवान ने मेरे लिए भेजा है, मेरा सोना घर आबाद करने के लिए। चलो बेटा सुनिए, गाड़ी पे बैठो। हाँ चलो, आओ आओ ना राजी, आ जाओ अच्छे बैठे गाड़ी चलाओ, बैठो बैठो ना राजी। अरे कितनी सुंदर गाड़ी चलाते तुम। अरे मम्मी डैडी और प्रकाश, आज की ताजा खबर सुनिए। वो मेरी शुरुआत थी। ऑफ कोर्स उस वक्त तो मुझे कुछ समझ ही नहीं थी, लेकिन 1.5 साल का था मैं करीब, बस सिर्फ चल पाता था, चलना सीखा था उस वक्त। तो उस फिल्म से आगाज़ हुआ है और फिर फिल्म से थोड़ी दूरियां हो गई थी बचपन के बाद, क्योंकि अम्मी और अब्बाजान थोड़ा इस लाइन से डरते थे जी। ख़ास तौर की अम्मी, ये लाइन बहुत पेचीदा है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी या आपकी फैमिली इस लाइन में है तो आप भी सक्सेस हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार देखा गया ये बात। तो काफ़ी डर था, अम्मी डरती थी कि बच्चों को ये लाइन में डालें नहीं डालें। तो खैर ऐसा हुआ कि बाद में फिर शौक़ तो पैदा हो गया और मैंने फिर ये लाइन जॉइन की एज असिस्टेंट डायरेक्टर क़यामत से क़यामत तक में। वो मेरी पहली फिल्म थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो पूरा फिल्म का जो सीखा गया कि एक फ़िल्म कैसे प्लान की जाती है, कैसे उसके गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो प्री प्लानिंग होती है शूटिंग की, तो वो सब सीखा। और अब्बाजान बहुत स्ट्रिक्ट थे बचपन से सब बच्चों के साथ। तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि सीखने बहुत मिला। अब्बाजान हम लोग, हालांकि हमारे अब्बाजान की कंपनी थी, जो प्रोड्यूसर थे ताहिर हुसैन, और उनके साथ असिस्टेंट रहे। नासिर हुसैन हमारे चचाजान थे, उनके कंपनी में असिस्टेंट रहे। लेकिन अब्बाजान और चचाजान बहुत स्ट्रिक्ट थे और बोलते थे कि नहीं सब काम सीखो। तो कभी भी दुनिया में, ज़िंदगी में आगे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सीखो सब काम और वो कहीं ना कहीं काम ही आएगा, तुम्हारे कुछ सीखने मिलेगा। तो उस तरीके से एज ए असिस्टेंट के तौर पर 3 फिल्में की मैंने, क़यामत से क़यामत तक, जो जीता वही सिकंदर और तुम मेरे हो। फैसल भाई अगर हम पूछे तो आपने होश संभाला तो कब आपको महसूस हो कि आप पिक्चरों में काम कर रहे हैं, कौन सी फिल्म में? हाँ, जब असिस्टेंट था तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बन जाऊँगा। जब मैं असिस्टेंट, मैंने सोचा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स का मैं सीखूं, किस डिपार्टमेंट में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है वो मैं ज़्यादा सीखूं। और एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने ज्वाइन किया। फिर जब जो जीता वही सिकंदर में मैंने नए कलाकारों को, नए लड़कों को, उसमें काफ़ी नए लड़के थे, बच्चे थे, तो उनको जब मैंने परफॉर्म करते हुए देखा तो तब मेरा थोड़ा एक हिम्मत बनी कि अगर ये लोग यंग लड़के हैं, नए लड़के हैं, ये लोग अगर एक्टिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
और सलाम भाई मज़े की बात यह है कि क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग थी बचपन से वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रही थी। मतलब दुनिया का बाहर ज़्यादा हम लोग जानते नहीं थे, बहुत प्रोटेक्ट करके हमको हम बड़ा किया गया था। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था इसकी वजह से कि दुनिया में कैसे काम करें, कैसे सीखें। तो जब वो नए लड़कों को देखा काम करते हुए तब एक दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं एक्ट कर सकता। और मुझे ये भी एक इनसिक्योरिटी थी, आप समझिए, कि मैं एज एन एक्टर कैसे दिखता हूँ, क्योंकि उस वक्त के जो हीरो थे धर्मेंद्र साहब, जितेंद्र साहब और विनोद मेहरा और विनोद खन्ना और सब डैशिंग हीरो थे। तो बहुत ऐसा लगता था कि अरे यार ये लोग तो, उनकी पिक्चर हम देखते थे बचपन में जब अब्बाजान बनाते भी थे, उनको पार्टी में आते थे, चरजान की पार्टी में उनकी बर्थडे पे, तो सब देखते थे और लगते थे यार क्या हीरो हैं हम, इनकी तरह दिखते हैं कि नहीं। क्योंकि एक लगता है कि जब हीरो सामने पर्दे पे आएगा तो कैसे उसको लगना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए। तो वो एक दिमाग में ऐसी बात थी कि हम भी उतने काबिल हैं कि नहीं हैं। दिलीप साहब की अगर बात करें, आपने उनको पिक्चर में देखा है कई बार, उनसे भी कुछ सीख हासिल की आपने? दिलीप साहब का तो मतलब लाजवाब एक्टर थे माशाल्लाह। उनका तो जो हुनर था वो मतलब बहुत लोगों ने उसे सीखा है और कोशिश किया है कि उनके तरह बने, उनकी तरह महारत हासिल करें एक्टिंग में। तो काफ़ी लोगों ने, एक्टर ने उनको भी कॉपी किया, हमने भी खूब सीखा। जब हमारा मेला शुरू हो रही थी तो धर्मेश दर्शन के साथ हम लोग ने, धर्मेश ने बोला तुमको सिनेमा देखना चाहिए, जो डायरेक्टर हैं धर्मेश दर्शन मेला के, तो उनके साथ बैठ के पूरी स्टडी की गई। दिलीप साहब की बहुत पिक्चरें देखी, राज कपूर साहब की बहुत पिक्चरें देखी, तो खूब स्टडी करके आए। क्योंकि उस पुराने जो एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग बहुत काबिल तारीफ थी। मेला पिक्चर के अंदर कौन सी कॉमेडी वाला सीन आपका खुद का अच्छा लगा, आपको ये बताइए। मेला में एक सीन था जहाँ आमिर और ट्विंकल रास्ते पे चल रहे हैं और मैं गाड़ी लेके आगे निकल जाता हूँ, फिर वो ट्विंकल को बोलता है देखो गाड़ी रोकेगा, अभी पीछे आएगा, ये करेगा। तो वही मैं करते रहता हूँ, जब मैं आता हूँ फिर मैं बोलता हूँ कि चल गाड़ी में बैठ जा नौटंकी। तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था परफॉर्म करते वक्त। देख देख पीछे मुड़ कर देख, कैसे खुन्नस में घूर रहा है, देख। घूर तो रहा है। अब टायर को जोर से लात मारेगा। अभी गाड़ी स्टार्ट करेगा, रिवर्स में जाएगा और सीधा हमारी तरफ आएगा। हाँ, अरे वो तो गया। अभी देखना, मेरे को आवाज देगा और बोलेगा ए नौटंकी, बंद कर तेरी नौटंकी और चला बैठ ट्रक में। अबे ओ नौटंकी, बहुत हो गया तेरा नाटक, चला बैठ ट्रक में। जो जीता वो सिकंदर पिक्चर में भी आपने कुछ अपने जो सिकंदर में कैमरे ऑफ कैमरे में थे आप पीछे से? जो जीता वही सिकंदर में मैं एज असिस्टेंट था। तो मुझे एक्चुअली उसका एक गाना बहुत अच्छा लगा था, पहला नशा। पहला नशा पहला खुमार, तो वो जो गाना था वो बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छी तरह शूट किया गया था। तो वो गाना मुझे याद है। फैसल भाई, आपने क़यामत से क़यामत में भी कैमरे के पीछे काम किया है, उसमें का कुछ सीन बताइए आप। क़यामत से क़यामत तक में जो सीन था, हम लोग जूही चावला को छेड़ते हैं। जूही चावला जो हीरोइन थी उस पिक्चर की हैं, उस पिक्चर की, तो वो सीन जहाँ मकरंद देश पांडे और हम लोग यतिन कार्यकर और हम लोग सब लोग जाके वो लड़की को छेड़ते हैं और वो आमिर की एक साथ फाइट होती है मेरी, और तो वो सब दर्शाया गया था। तो वो मेरे ऊपर दर्शाया गया था, उसमें मज़ा आया था करते वक्त। ये बाबा का फंस गया यार। What's happening यार? और उस वक्त भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। तो हम तो असिस्टेंट रहते थे, तो डायरेक्टर जो बोलता था चलो कपड़े पहन के खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए, कर लिया रोल। ऐसा ध्यान में था भी नहीं कि एक्टर बनेंगे आगे जाके। जो औरत की हिफाजत करता है वो सिर्फ पति या आशिक नहीं होता, मर्द का एक और रूप भी होता है जिसे भाई कहते हैं। आज से मैं तुम्हारा भाई हूं रूपा, तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा। चल भाई, मैं कई दिनों से इंटरव्यू लेने से पहले आपके कांटेक्ट में था, कई दिनों से बात हो रही। अगर आपके दिमाग की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो बहुत 100% आप ओके हो, लेकिन फिर भी ऐसा ह्यूमर क्यों फैलाया गया, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या है कहानी, क्या तफसील से बताएंगे प्लीज़। देखिए, कुछ ऐसा फैमिली के साथ हमारा कुछ एक 2005 में हम फैमिली से थोड़ा 2004 के आखिर और 5 में थोड़ा फैमिली से मैं थोड़ा दूर हट गया था। और कुछ ऐसा एक माहौल पैदा हो गया था कि मतलब
अगर मुझे लगा कि अगर मैं फैमिली के साथ मिलूं तो लड़ाई झगड़े होंगे, अनबन होगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फैमिली से थोड़ा दूरियां कर लूं। तो वो शायद फैमिली को मेरा कदम समझ नहीं आया और वो लोग ये बोलने लगे कि ये पागल हो गया है और मिल नहीं रहा है फैमिली से। और तो मैं तो चाह रहा था कि लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए मैं नहीं मिलूं। तो वो कुछ गलतफहमियां हो गई और उसकी वजह से मुझे फिर मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया, ज़ोर ज़बरदस्ती करके मुझे दवाइयाँ दी गई और वो माहौल पूरा चला। फिर जब मैं 1 साल के बाद मैं ये घर में वापस आया 2006 के शुरुआत में, क्योंकि 2005 में मैं ऐसे सब पकड़ा गया था और वो सब गड़बड़ हुई थी। तो 2006 के शुरुआत में मैं वापस यहाँ ये घर पे आया और फिर कुछ सालों के बाद, 1.5-2 सालों के बाद सडनली एक आमिर ने मुझे बोला कि आप अभी भी आपकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है और आपका सिग्नेटरी राइट्स चाहिए हमको, मतलब हस्ताक्षर के राइट्स, मतलब मैं कुछ साइन नहीं करता, चेक नहीं कर सकता, कुछ बिजनेस नहीं कर सकता। तो जब ये बात आई 2007 में तो थोड़ा मैं शॉक हो गया कि ये अब नया कहाँ से हो गया, क्योंकि जब तक सब सही था। हालांकि 1 साल मुझे बंद करके रखा था, लेकिन वो छोड़ दिया था मुझे बाद में। तो फिर जब ये साइन की बात आई तो मैंने सोचा कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, कुछ ना मैं काम कर पाऊँगा ना कुछ कर पाऊँगा, मेरे लिए एक गार्डियन रखा जाएगा। तो वो बात मुझे सही नहीं लगी और वो मैंने फिर फैमिली घर छोड़कर मैंने फैमिली से अलग रहा। फिर मैं एक केस लड़ा और वो केस चला जहाँ के फैमिली वाले बोल रहे थे कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ और मैं सोसाइटी के लिए डेंजरस हूँ और अपने लिए डेंजरस हूँ। तो वो पूरा केस लड़ा गया, वो मैं केस जीत गया, मेरे हक में केस गया। तो 2008 फरवरी 16 तारीख को मैं केस जीत गया। तो ये सब पूरा माहौल, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं घर से बाहर भी रहा, फिर मैंने लिखना शुरू किया काफ़ी। उस वक्त से मेरा लिखना शुरू हुआ एक्चुअली। तो कुछ ऐसा मुश्किल आती है लाइफ में, ऐसा लगता है आदमी को कि अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन उसकी एक अच्छी बात भी होती है कि मैं घर छोड़कर मैं ज़िंदगी जी पाया अपने बल भरोसे पे, अपने बलबूते पे। तो वो एक मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना क्या कर सकता हूँ और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया बहुत। तो उस वक्त से मेरी लिखने में, राइटिंग में मेरी रुचि बढ़ गई और मैं काफ़ी लिख पाया। उस वक्त भी मैंने 2 स्क्रिप्ट रेडी की थी, एक प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने साइन भी किया था मुझे उस वक्त, अब वो तो गुजर गए। और फिर केस भी तो ऐसा लगता है कि मुश्किल दौर में कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अपने आप को सीखना चाहिए हर दौर में इंसान को, तो वो मैं करते गया। सलाम। फैसल भाई, आज आप आपके घर में हैं, डैडी के घर में हैं, पूरे परिवार के साथ हैं। आज आपके भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? हमारे भाई, हमारे अम्मी, हमारे बहन, सबके साथ ताल्लुकात तो बस सलाम दुआ के हैं, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो अब वो जो रिश्ता था वो अब शायद कब जाके सुधरेगा, एकदम रिलैक्स जो एक आम फैमिली का रिश्ता होता है वो कब जाके सुधरेगा, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन एक दूरियां हैं, सलाम दुआ होती है और त्योहारों पर मुबारकबाद भेजी जाती है, ऐसा कुछ है, मिलना जुलना है। लेकिन कुछ दूरियां भी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो गया था मेरी ज़िंदगी में सलाम भाई, तो उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने माफ़ तो कर दिया सबको, जिसने मेरे साथ किया था गलत, उसको मैं अपने दिल में रखता नहीं वो बात। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी कि मैं अपना काम की तरफ ध्यान दे के काम आगे बढ़ाऊँ, ना कि मैं सब वही झमेलों में पड़ा रहूँ। फैसल जी, आपने एक बड़प्पन दिखाया, आपने माफ़ कर दिया, बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाला मालिक भी इस पर खुश होता है, माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। फैसल भाई, आपने कुछ पिक्चर बनाई है, उस पिक्चर के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, फैक्ट्री पिक्चर मैंने डायरेक्ट भी की है, एक्ट भी की है और उसमें एक गाना भी गाया है और राइटिंग में भी मैं उसमें जुड़ा था शुरुआत से। तो फैक्ट्री पिक्चर मैंने पूरी मेहनत करके, पूरा स्टडी करके, जितना भी तजुर्बा था मेरा इस लाइन का, जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब से आँख खोली, जब से लाइन को सोचा है, समझा है, पूरा तजुर्बा जो भी मैंने थिएटर भी किया था 9 साल के लिए मकरंद देशपांडे के साथ, क्योंकि जब मेरी पहली पिक्चर रिलीज़ हुई थी तो मुझे लगा था कि मैं कुछ ख़ास एक्टर हूँ नहीं, तो मुझे अपने आप पर बहुत मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने ये रियलाइज़ कर लिया। तो जब मुझे ये पता चल गया कि मेरी खामियां क्या हैं, तो मैं उस पर काम करना शुरू किया। मैंने थिएटर ज्वाइन किया, तो 9 साल तक मैंने थिएटर भी किया है। तो जो भी अनुभव था पिक्चर का, सिंगिंग भी की है मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, फाइटिंग क्लासेस, एक्टिंग, डांसिंग क्लासेस, एक्टिंग क्लासेस, सब जो निचोड़ था मैंने पूरा, मेरा जो अनुभव है वो मेला में मैंने पेश किया है।
तेरी जात का बैदा मारो हैं? हैं? हुए? और फैक्ट्री पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, बहुत दिल से मेहनत की है। चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक क्यों ना हो, चाहे वो फ्राइडे हो, ड्राइडे हो, माला दारू पाइजे गाना क्यों ना हो, लॉलीपॉप ने जो कोरियोग्राफ किया है, बड़ा मज़ेदार गाना है। तो फैक्ट्री पिक्चर जो है उसको ऐसा हमने बनाया है, ऐसा डिज़ाइन किया है कि उसमें हर रस मिलेगा आपको। उसमें एक्शन भी है, उसमें गाने भी हैं, उसमें टेंस मोमेंट्स भी हैं, थ्रिलिंग भी है। जो तीसरी मंजिल का फ्लेवर था वो हमने उसको दिया है। जो तीसरी मंजिल हमारी चलजान की पिक्चर थी। फैसल भाई, ये आजकल बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पे है, तो अगर फैक्ट्री किसी को दर्शक को देखना हो तो कौन से प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं हम लोग? फैक्ट्री पिक्चर अभी ऐसा है कि सलाम भाई के कुछ दिनों में 10-15 दिनों में एपिक ऑन करके एक ऐप है, तो उस पर पहले आएगी और वहाँ लोग दर्शक देख सकते हैं। वो ऐप डाउनलोड करके, टीवी पर भी ऐप आता है, वो फ़ोन पर भी आता है, तो उसको डाउनलोड करके उसको सब्सक्राइब करेंगे एपिक ऑन, तो वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जब रिलीज़ हो जाएगी 10-15 दिन के बाद, और तो फिर समझिए यूट्यूब पर भी आएगी, पे एंड रेंट पे आएगी, तो वहाँ देख सकते हैं। आईट्यून्स पे आएगी। तो फिलहाल ये 3 चैनल हैं। फैसल जी, आप सोशल मीडिया पे बहुत छाए हुए हैं और लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपका प्लानिंग क्या है, क्या करने वाले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, आने वक्त में मैंने 3 स्क्रिप्ट्स लिखी है सलाम भाई, जो कहानियाँ हैं, स्क्रीन प्ले पूरा है फॉर्मेट, तो शुरू से आखिर तक हर सीन कैसे जाता है वो लिखा है, और उसके रफ डायलॉग्स भी लिखे गए हैं किरदारों के, तो वो है। उसका बजट भी निकाल लिया है तीनों स्क्रिप्ट्स का वो, और एक पीपीटी भी बनाया है कि कौन कौन से आर्टिस्ट इसमें आ सकते हैं और रोल के हिसाब से। तो वो हम प्रोड्यूसर्स लोग के पास जाएंगे, या कोई अगर प्रोड्यूसर मेरे पास आएगा तो उनको वो पेश किया जाएगा कि ये कहानी है, कहानी सुनाई जाएगी, और जिसको पसंद आएगी तो की जाएगी। और आगे मैं सोच रहा हूँ कि एक सिंगल एल्बम भी है मेरे पास, एक गाना है जो वैलेंटाइन डे के ऊपर है, तो वो भी शायद मैं प्लानिंग करूँगा कि वो भी एक पाइपलाइन में चल रहा है, उसका भी एक काम, तो शायद वो भी आ सकता है। और एक शॉर्ट फिल्म्स भी मैं लिख रहा हूँ। क्या बात। तो जो भी, मैं रुकने नहीं वाला हूँ सलाम भाई। अब चाहे शॉर्ट फिल्म्स हो, चाहे वो एक्टिंग का काम भी मुझे आ रहा है। कल भी एक वेब सीरीज़ ऑफर हुई थी मुझे, तो वो भी बात चल रही है सब। तो चाहे वो एक्टिंग का काम हो बाहर के प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो डायरेक्टिंग का काम हो, चाहे दोनों एक्टिंग डायरेक्शन जो भी हो, तो काम अब करते रहेंगे सिलसिलावार। फैसल भाई, आपने काफ़ी फिल्म की है और अभी आपको अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट दे तो किस तरह की स्क्रिप्ट आप पसंद करेंगे? देखिए, मैं तो कलाकार हूँ सलाम भाई, तो मैं तो चाहूँगा कि अलग अलग तरीके के स्क्रिप्ट्स आएँ, अलग अलग कैरेक्टर्स आएँ, कुछ सीरियस हो, कुछ कॉमेडी हो, कुछ एक्शन हो। क्योंकि मैं यही बात को लेकर मैंने फैक्ट्री पिक्चर बनाई है, ताकि फैक्ट्री में काफ़ी रस है, कैरेक्टर के उतार चढ़ाव है, सीरियस हो जाता है, फपलाता है, कॉमेडी भी करता है, एक्शन भी करता है। तो मेरे सब जो एज ए किरदार, तो मैं चाहूँगा एज एन एक्टर चाहूँगा कि हर रस में हर एक्टर हर किरदार करूँ, अलग अलग तरीके के किरदार करूँ और लोगों को प्रसन्न करूँ। हमारे दर्शक के लिए बताएंगे, डैडी की कुछ फिल्म बन रही थी, उस वक्त आप छोटे थे, कौन सी फिल्म की आप शूटिंग में थे, फिल्म का नाम बताएंगे? हम लोग शूटिंग में गए थे, शूटिंग में तो जाते थे अक्सर। लॉकेट की शूटिंग में गए थे, जहाँ रेखा जी का एक डांस नंबर था, तो वो हम लोग ने शूटिंग में देखा था गोरेगांव में। फिर हमारा ख़ानदान के वक्त कश्मीर गए थे, जहाँ ऋषि जी और फ़राह भी हैं उस पिक्चर में, फ़राह नाज। खून की पुकार के वक्त हम लोग सापुतारा गए थे शूटिंग में। अनामिका के वक्त हम लोग बर्फ़ में जो गाना है लोगों ना मारो इसे, उसके लिए हम लोग वो शूटिंग पर गए थे। तो अलग अलग ज़ख्मी की शूटिंग थी, वो भी शिमला में हुई थी, तो वहाँ भी जाते थे अक्सर। फैसल भाई, एक आखिरी सवाल है हमारे दर्शक के लिए, उसमें से कोई एक्टर बनने आते हैं, एक्टिंग सीखने आते हैं और एक्टिंग की दुनिया में अपनी नसीब आजमाने आते हैं, शायद कहीं ना कहीं वो लोग क्लासेस नहीं करते हैं और आ जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, चले जाते हैं, ऐसे लोग को आप किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे? नसीहत ये देना चाहूँगा मैं नए नए एक्टर्स को जो आते हैं पूरे इंडिया से, जहाँ एक्टर्स बनने आते हैं, यंग लड़के लड़कियाँ सब, कि काम सीख कर आओ। काम, कुछ थिएटर ग्रुप ज्वाइन करो या काम सीखो। खाली अगर आप खूबसूरत भी हैं लेकिन आपको काम नहीं आता तो आप टिक नहीं पाएंगे लंबे रेस में। अगर आपको काम आता है और शायद आप मीडियोकर लुकिंग भी हैं, शायद इतने खूबसूरत नहीं हैं क्योंकि हर आदमी तो ऊपर वाले ने बनाया है,
तो खैर, तो क्या होता है कि एक्टिंग के बलबूते पे आप लंबा रेस जीत पाएंगे। तो NSD करना चाहिए, थिएटर करना चाहिए, अलग अलग कुछ सीरियस क्लासेस करना चाहिए, और एक्शन के सीक्वेंसेस हैं तो एक्शन फाइट सीख कर आना चाहिए, क्योंकि फाइट्स में क्या होता है कि हम लोग को मिस करना पड़ता है, मतलब असली में किसी को मारते नहीं हैं, तो वो फिर वो एक्सप्रेशन देना और फाइट का ब्लो का रिएक्शन देना, वो सब बहुत पेचीदा होता है। और तो वो सीखना चाहिए, डांस क्लासेस लेने चाहिए, वॉइस के ऊपर काम करनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन। तो ये सब सीख के आएंगे तो ही और मैं तो चाहूँगा कि और एक्टर्स आएँ इंडस्ट्री में। काम बहुत अच्छा है, एक क्रिएटिव काम में मज़ा आता है, लेकिन सीख के आएंगे तो उनको भी मज़ा आएगा काम करते हुए, और लंबे अरसे तक टिके रहेंगे। फैसल खान जी ने नसीब दी, नए जो सीखने इंडस्ट्री में आने चाहते हैं, अपनी नसीब आजमाना चाहते हैं, उनको उनकी बात फैसल खान साहब की बात दिमाग में लेना चाहिए। और हम दुआ करते हैं फैसल खान साहब के लिए कि बहुत से जल्द खुद ही एक पिक्चर बनाए, खुद ही प्रोड्यूस करे, वो दिन बहुत जल्द आना चाहिए हमारे सामने। और ये एक पहला मौका है इंडिया आज को कि फैसल खान साहब का हमने इंटरव्यू लिया है, और आगे भी शायद कई बार आपको परेशान करेंगे फैसल भाई। ज़रूर आइए, ज़रूर आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। सलाम भाई, आपके साथ बहुत मज़ा आया इंटरव्यू देके। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी लोग हैं साथ में बैठा हूँ फैसल जी के, आज वो ओपन अपने आप को रखें, जिसको चाहिए अपनी फिल्मों में ले सकते हैं, माइंड से अच्छे हैं और आपने उनका काम देखा ही है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।